गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास क्या, आज तो रिवीजन करना है। कौन से चैप्टर का? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले हम 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक बार नाम याद दिला दोगे? नहीं मतलब सारे ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन पढ़ा था हमने? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। एंड द सेकंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। थर्ड वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। फोर्थ वन इज बोलो मनी। एंड द फिफ्थ वन इज बैंकिंग। सिक्स्थ वन इज aggregate demand and related concepts. Next one, income determination and money multiplier. And the next one is problem of excess demand and deficient demand. And the ninth one is circular flow of income. और आज हम कर रहे हैं पूरे के पूरा 10वां चैप्टर। कौन रिवाइज करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी यूट्यूब पे, जितने भी रिवीजन थे सारे पूरी प्लेलिस्ट बना दी। कभी भी आप चाहे उसको एक्सेस करके देख सकते हो, ठीक है ना। बस एक कॉपरेशन आपसे चाहेंगे हम। एक वीडियो पे तो हमें टाइम स्टैम्प मिल गए, भाई साहब ने दे दिए, ठीक है ना। टाइम स्टैम्प समझते हो आप? समझ गए? हाँ जी। और वो भी आप ही के फायदे के लिए ऐसे रहेगा कि अभी तो ठीक है, अभी जब भी आप रिवीजन करोगे कोई भी चैप्टर का, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को एक बार ही देखना है कि पूरा चैप्टर, तो आप वहां से देख सकते हो। और जैसे जैसे आप देखोगे कोई भी नया टॉपिक शुरू हो उसका टाइम लिख लेना कि ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अरे टाइम इस टाइम नहीं जानते क्या आप? वो वहीं पे फिर उधर ही। अभी क्या है ना कि पेपर के टाइम पे आपको कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, उस टाइम पे आपको कोई टॉपिक ऐसे देखना है कि भाई मेरे को ये टॉपिक थोड़ा सा देखना है कि इसमें क्या है। ऐसा नहीं कि पूरी वीडियो को आगे पीछे स्क्रॉल कर रहे हो, कहाँ पे आएगा कहाँ पे आएगा, 10 सेकंड आगे, 20 सेकंड आगे, 30 सेकंड आगे, है ना। तो उसमें जब भी आप कोई भी बच्चा रिवीजन देखेगा, जिसका है उसके मत करना, एक का है अभी, बाकी मुझे अगर आप एक एक वीडियो भी हिस्से में नहीं आएंगी आपके, ठीक है ना। एक एक के भी आप इस टाइम लिखोगे तो मैं उन्हें फिर प्रॉपर अरेंज करके, मेरे लिए ये हो जाएगा कि मेरे को एक एक नहीं देखना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। आप तो देखोगे ही, हाँ, सारे चैप्टर के, चाहे वो बिजनेस स्टडी दो चाहे वो इकोनॉमिक्स, दोनों की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना दी, ठीक है ना। 6 चैप्टर के हो गए आई थिंक, एडी के दिए ना, एडी के हो गए, बाकी के रह गए, है ना। जो भी जब भी देखेगा तो या तो कमेंट में डाल देना वहां पे, और या मेरे को पर्सनली भेज देना, फिर मैं उसके वहीं पे ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है ना। कमेंट में तो रहेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप उसी सेक्शन पे चले जाए, इसी टॉपिक पे, ठीक है। एक ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। शुरू करते बच्चों रिवीजन 10th चैप्टर का। हाँ जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। मेरा इन्वॉल्वमेंट कम, आपका ज्यादा होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या भी बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। आमतौर पर ये क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री होती है जहां तक हमारा पॉलिटिकली क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। और आज तो बता ही दो, आज तो बता ही दो, आज सारी चीजों को छोड़ करके आज तो बता ही दो, क्या हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल जस्ट लैंड एरिया तक होता है, क्या उसके बाहर भी होता है? उसके बाहर भी होता है, कह रहे हवा में भी होता है, और कितना होता है तो बता ही दो, छोड़ो सारी बात। कितना है? 200 नॉटिकल माइल्स? नहीं नहीं, कितना होता है पहले बोलो। 12 नॉटिकल माइल्स होता है। कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल्स होता है। लेकिन कुछ चीजों के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है कितने नॉटिकल माइल्स तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक। बात समझ में आ रही है? जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ई ई जेड, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, 12 नॉटिकल माइल्स तक कुछ भी करो आप तो वो चलेगा, वो हमारी टेरिटरी में है। अच्छा, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू व्हाट? 1.852 किलोमीटर। खैर, आमतौर पर डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल फ्रंटियर होती है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंटर्स और भी आएंगे। बोलो कितने पॉइंटर्स होते हैं यहाँ पे? जो हमें एडिशनली देखना है, कितने पॉइंट देखने हैं हमें? 5। कितने पॉइंट देखने हैं? 5। और ये आने वाले हैं, यानी कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाले हैं, ये आएंगे इसमें। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं आएंगे। वो कितने हैं? 2। वेरी गुड। वो कितने हैं? मुझे बताओ, डोमेस्टिक टेरिटरी का जो जनरल स्टेटमेंट है वो क्या होता है? न देश देखना है, देखना है तो ओनली, ना देश देखना है ना भेष देखना है, देखना है तो ओनली। ये जनरल रूल है, लेकिन 5 चीजों में और 2 चीजों में आपको अलग से कंसिडरेशन करके चलना पड़ेगा। पहला पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स।
पहला पॉइंट बोलो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट मत भूलना, नॉर्मल रेसिडेंट ही मेन है यहाँ पे। वापस से, इट ऑल्सो इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन 2 और मोर कंट्री। यस और नो, एक पॉइंट ये आएगा। दूसरा बोलो, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशंस। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बच्चों बोलो, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ, बोलो, ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। हमारी कंट्री के मिलिट्री वाले और एम्बेसी वाले, कॉन्सुलेट वाले अगर बाहर क्या कर रहे हैं, लोकेट करते हैं, बाहर रहते हैं, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। तो सर 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट बोलो, बस हो गए, ये 3 पॉइंट थे। अच्छा, तो सारे 5 पॉइंट मैंने वो सारे लगा के बोल दिए, 3 वो और 2 वो। अच्छा सुनो, 3 पॉइंट ये हो गए बिल्कुल, इनमें कोई डाउट नहीं है आपको? अच्छा 2 पॉइंट है वो ना आने वाले, बताओ। हाँ जी, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया, वो नहीं आएंगे। और एक और कौन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, ठीक है ना, WTO, इनके जो ऑफिसेज लोकेट कर रहे हैं इंडियन टेरिटरी में, वो भी नहीं आएंगे। 3 पॉइंट आने वाले और 2 पॉइंट ना आने वाले। वापस से बोलो, आमतौर पर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, फेंक के मारो 3 पॉइंट, बस इतना बोलो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। दूसरा, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तीसरा पॉइंट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। वो समझे क्या? आगे पीछे पूरा समझे क्या? बिल्कुल। अच्छा 2 ना आने वाले बताओ, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जनरल रूल क्या है इसका? ना देश देखना है ना भेज देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है, लेकिन वो 3 और 2 में मत देखना, वो अलग से पॉइंटर्स है। ये हो गया बच्चों हमारा पूरा, देख लो एक बारी, देखो हमने सारा कुछ ये कर लिया यहाँ पे। जो भी आपने बोला ना अभी बिना देखे, बच्चों इतना आसान बात नहीं है। आप अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आपको अगर ये चीजें आपके माइंड में रिटेन हो पा रही है, वरना बच्चे चक्कर खाते हैं क्या, पागलपंती है। नेक्स्ट है बच्चों, नॉर्मल रेसिडेंट। क्या है नॉर्मल रेसिडेंट? कौन होता है नॉर्मल रेसिडेंट? एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो आम तौर पर उस कंट्री में रहता है और साथ में उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाई करता है। अब वो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करने का मतलब होता है कि वो जो रेसिडेंट है वो लिव या लोकेट, है ना, लिव और लोकेट वर्ड ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है? लिव तो लिखा है किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, और लोकेट वर्ड लिखा है इंस्टीट्यूशन के लिए। या तो वो जो रेसिडेंट है वो रहता हो वहां पे, अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो अगर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो लोकेट होना चाहिए वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एंड वो जो रेसिडेंट है वो सारी की सारी अपनी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो किस एरिया से परफॉर्म कर रहा हो? जहाँ पे वो रह रहा है उसी एरिया से क्या कर रहा हो? परफॉर्म कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रेसिडेंट। वापस से, नॉर्मल रेसिडेंट मे बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. What do you mean by center of economic interest? The resident live or located within the domestic territory of the country and he performs all the basic economic activities from that location. Say yes or no? चलो आगे, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ये लोग नहीं आएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट में ये लोग नहीं आएंगे। कितने पॉइंटर्स थे इसमें? बोलो 7 पॉइंटर्स थे क्या? 6 थे। कितने थे? 6 थे। पहला, फॉरेन टूरिस्ट, जो इधर क्या करने के लिए आया? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स
डिप्लोमेट्स और मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री जो इधर आए हैं, ठीक है ना, बात समझिए, वो नहीं आएंगे। तीसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये कहाँ के रेसिडेंट माने जाएंगे बेटा? इंटरनेशनल एरिया के। अच्छा, चौथा पॉइंट बहुत आसान है, इन्हीं में जो ये वाले ऑर्गेनाइजेशन है इनके ही कौन है? एम्प्लॉइज है। मतलब कोई बंदा अगर बाहर का है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी टेरिटरी में पड़ रहा है और ये बंदा वहां पे काम कर रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ये कहाँ का रेसिडेंट है? नॉर्मल रेसिडेंट, जहां से बिलोंग करता है, ना कि जहां पे ये काम करता है। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनेशनल एरिया के रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्मल रेसिडेंट, जहां से ये बिलोंग करते हैं। लेकिन बच्चों एक बात यहाँ पे आपको बोलनी है, और आज तो सुन ही लो आप, ठीक है। अगर इन्हें यहाँ पे रहते रहते एक साल से, काम करते करते एक साल से ज्यादा हो गया, तो फिर हम इन्हें अपना लाल बना लेंगे, मतलब ये भारत माँ के लाल बन जाएंगे अगर इन्हें एक साल से ज्यादा हो गया। तो जनरल रूल क्या होता है? भारत माँ का लाल हो, अंदर हो या बाहर हो। वेरी गुड। ये एम्प्लॉइज वाला पॉइंट हो गया, ये मैंने आपको बोल दिया नोट में क्या लिखा है, ठीक है ना, सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट है, 2 पॉइंट और रह गए इसमें, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स और सीजनल वर्कर, ये भी नहीं आएंगे, बशर्ते इनका जो स्टे है वो भारत के अंदर कितना होना चाहिए? एक साल से कम होना चाहिए। एक साल से ज्यादा हो जाएगा तो इनको भी हम काउंट करके चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर जो डेली बेसिस पे क्या करते हैं? बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे? जहाँ पे ये रहते हैं, ना कि जहाँ पे ये काम करने जाते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये हो गया। इसी के साथ साथ बच्चों ये पूरा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है, अब कपल वाले कॉन्सेप्ट चलेंगे, 3 है, ठीक है ना, बहुत सिंपल बहुत आसान, और 3 ही कॉन्सेप्ट ट्रिपल्स वाले हैं, ठीक है, और बस चैप्टर खत्म हो जाता है। भाई देखो, 2 सिंगल है नालायक इसमें, एक सिटीजनशिप, सॉरी सिटीजनशिप बोल रहा हूँ, एक डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, 2 सिंगल है, और 3 क्या है? 3 क्या है? 3 कपल्स है, और 3 ही क्या है? ट्रिपल्स है। चैप्टर खत्म। 2 सिंगल, 3 डबल और 3 ट्रिपल्स, चैप्टर खत्म। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। बोलो सिटीजनशिप एंड, क्या बच्चे बिगाड़ रहा है, क्या बता रहा है? हाँ जी, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। व्हाट डू मीन बाय सिटीजनशिप? पहले तो बताओ दोनों एक होती है कि अलग अलग होती है? भैया लिखा है तो अलग अलग ही होगी, ऐसा माथे पे कुछ लिखा कोई हमारे ऐसा पूछ रहे हो तुम, ठीक है। सिटीजनशिप, हाँ जी, सिटीजनशिप जल्दी से बताओ, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है कि लीगल कॉन्सेप्ट होता है? ये लीगल कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, ये नंबर ऑफ डेज स्पेंट जहाँ पे आपने किए उसके बेसिस पे होता है, या ये आपका ओरिजिन के ऊपर होता है कि आपकी बर्थ के ऊपर होता है? बर्थ के ऊपर होता है कि आपकी बर्थ किस मतलब कंट्री में हुई है, उसके बेसिस पे आपकी सिटीजनशिप डिफाइन की जाएगी। तो इसने बोला लीगल कॉन्सेप्ट होता है ना, या और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर क्या होता है? बोलो ना, बेस्ड होता है, या वहां के लीगल प्रोविजन आपको क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं सिटीजन बनने के लिए। उसके लिए पता है आपको कि कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और वो दूसरा कार्यक्रम, ठीक है ना। इट मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 वेज, या तो इंसान कहाँ पे बोर्न हुआ हो, या वो आउटसाइड इंडिया हुआ हो लेकिन उसने अप्लाई किया हो भारत में, और उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी बशर्ते उसने कानून को क्या किया हो? कंप्लाई किया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप एक कैसा कॉन्सेप्ट होता है? ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है? नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन दैट कंट्री, आपने किस कंट्री में कितने दिन बिताए हैं। आपके यहाँ पे बहुत सिंपल है, एक साल उन्होंने टाइम कंसीडर करके चला है, अदरवाइज ये अलग अलग एक्ट में अलग अलग होता है। 182 या उससे ज्यादा दिन होता है, किसी किसी एक्ट में 182 दिन से ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसमें भी लोचा है। एक में तो कह रहा है कि 182 या उससे ज्यादा दिन, एक में कह रहा है कि 182 से ज्यादा, ठीक है ना, तो वैसा मतलब एक में 182 भी काउंट हो जाएंगे, एक में 182 काउंट नहीं होंगी। खैर तुम्हारे लिए इतना ज्यादा नहीं है, वो हमने सारी चीजें जब मेन हम लेक्चर देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था, आज तो हम रिवीजन कर रहे हैं, उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल। रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, और एक इंडिविजुअल जो एक नॉर्मल रेसिडेंट होता है, वो कब होएगा नॉर्मल रेसिडेंट? अगर वो आमतौर पर उस कंट्री में रहता है कितने टाइम के लिए? एक साल से ज्यादा के लिए, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उधर ही लाई करता है, हमने ऊपर भी देखा है बच्चों, है ना। इसका मतलब बच्चों ये हो सकता है कि एक इंसान एक टाइम पे एक कंट्री का सिटीजन और दूसरी कंट्री का क्या हो सकता है? रेसिडेंट हो सकता है।
उसका जन्म कहीं और हुआ है लेकिन वो रहने कहीं और लगा 1 साल से ज्यादा, तो रेसिडेंट तो कहीं और का बन जाएगा लेकिन सिटीजन वो वहीं का ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर नोट में देखो आप, नोट में क्या बोल रहा है, नोट में बोल रहा है कि जो कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का, वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए, किसके लिए हेल्पफुल होता है, और जो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है। आपको याद आ रहा है ना, वो ऐसा मैंने बनाया था, ठीक है ना, वो प्लस किया था माइनस किया था, वो सारी चीज याद आ रही ना। अभी देखो रिवीजन में मैं वापस से नहीं बता सकता, लेकिन आपको अंदर से आना चाहिए कि हाँ ये चल क्या रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कपल में फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। आप बताओ मेरे को कि जो खून पसीने की कमाई गई इनकम होती है वो कौन सी होती है, और जो फोकट की इनकम होती है, रेंट क्या होता है, रेंट बोलो, रेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम, और स्कॉलरशिप क्या होती है, ट्रांसफर इनकम, प्रॉफिट क्या होता है, फैक्टर इनकम, और इंटरेस्ट क्या होता है, हाँ बोलो ना, फैक्टर इनकम होती है। ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में आती है कि नहीं आती है, आती है। ट्रांसफर इनकम आती है कि नहीं आती है, ट्रांसफर इनकम एक तरह की होती है, दो तरह की होती है, ट्रांसफर इनकम दो तरह की होती है, एक करंट ट्रांसफर और एक कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर कंजप्शन पर्पस के लिए होती है, किसके लिए होती है, जबकि वो किस पर्पस के लिए होती है, वो असेट क्रिएट करती है। जो कैपिटल ट्रांसफर होते हैं वो असेट क्रिएट करती है। कौन रिकरिंग होती है, कौन नॉन रिकरिंग होती है, करंट रिकरिंग होती है। टैक्सेस क्या है, टैक्सेस, टैक्सेस एक तो, हाँ कौन से ट्रांसफर है, करंट ट्रांसफर की कैपिटल ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर है, क्या है। अच्छा पहले ये भी बता दो, चलो इसके पहले, हालांकि वैसे तो तुमने बता ही दिया लेकिन फिर भी ऐसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि जो टैक्सेस होते हैं वो फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम। क्यों है ट्रांसफर इनकम, बिकॉज उनके बदले में कोई भी सर्विसेज। क्या ट्रांसफर इनकम को वन साइडेड बोल सकते हैं, भाई बोलो ना, क्या उन्हें वन साइडेड बोल सकते हैं, क्या उन्हें यूनिलैटरल बोल सकते हैं क्या, अरे अनरेक्यूटेड बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, बिकॉज वो वन साइडेड ही होते हैं। क्या होते हैं, मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने कवर कर लिया, एक बार ही पढ़ लो फिर भी, जल्दी से पढ़ो बहुत तेजी स्पीड के साथ। फैक्टर इनकम के अंदर क्या लिखा है, ट्रांसफर इनकम के अंदर क्या लिखा है, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। एक पॉइंट हो सकता है कि जो ट्रांसफर इनकम है वो हमें फ्रॉम विद इन द कंट्री भी मिल सकते हैं और फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री भी मिल सकते हैं। ठीक है ना। आ रहा है समझ में, पक्की बात, आगे चले, चलो एक बार ये देखो। हाँ यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है, स्कॉलरशिप अगर कौन सी हो, नहीं स्कॉलरशिप की बात छोड़ो, क्या बोलते हो, पेंशन, पेंशन अगर रिटायरमेंट पेंशन हो तो फैक्टर इनकम है। और आप, मैंने कौन सी बोली, रिटायरमेंट बोली ना, हाँ, और दूसरी अगर आपकी नॉर्मल अगर पेंशन हो या ओल्ड एज पेंशन हो तो वो ट्रांसफर इनकम है ना, या गवर्नमेंट के एंगल से देखो तो ट्रांसफर पेमेंट है। बात समझ में आ रही है। अच्छा जल्दी से दो चार एग्जांपल और दो इसको ट्रांसफर पेमेंट की। क्या चीज, पॉकेट मनी, बिल्कुल। और हाँ, कोविड में जो राशन दिया था एक्स्ट्रा वाला, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं किया था, चलो वेरी गुड, डोनेशन, और अरे वाह बहुत सही, चैरिटी, हाँ जी, गिफ्ट्स, वेरी गुड, गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गई, वगैरह वगैरह। अलाउंसेस, कौन से अलाउंसेस, ऐसे कोई ना तुम लाइन में लगा दोगे तो चल जाएगा। ये बच्चे सोच रहे हैं हमारे यहाँ सब चलता है, ऐसे नहीं चलता कि कुछ भी लगा दोगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अलाउंसेस ऐसे कैसे अलाउंसेस, हाँ एक एक वो एक अलाउंस हो सकता है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अलाउंसेस बोला आपने, और अलाउंसेस बोला है आपने, यानी कि बहुत सारे अलाउंस कवर कर रहे हो आप, है ना, एक ही अलाउंस होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है,
बाकी सब किस में आ जाएंगे, वो फ्री फंड में नहीं मिलते उधर। हाँ वो स्टाफिंग में पढ़ के इधर पढ़ रहे हैं ना अपन लोग, इधर हाउस रेंट अलाउंस वगैरह वो ऐसे नहीं मिलते। तुम जाके मान ले किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हो तो तुम जाके बोलो हाउस रेंट अलाउंस दे दो हमें, कान पे नीचे लगाई चमाट भगा देंगे, हाउस रेंट अलाउंस चाहिए तेरे को। ठीक है, जॉब करोगे तो मिलेगा ना, तो खून पसीने की इनकम होती है भाई। ठीक है, ये देख लो जल्दी से, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। आ गए तीनों पॉइंट समझ में? नहीं आए? आ गए। अच्छा ये बताओ सब्सिडीज क्या होती है, पहले तो ये बताओ क्या होती है और फिर इनकी नेचर कैसी होती है। सब्सिडीज क्या होती है, क्या एक्सप्लेन करो सब्सिडीज को। डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। सिंपली इनकी नेचर कैसी होती है, फैक्टर की ट्रांसफर, बोलो ना, अरे बोलो ना हाँ। क्या ट्रांसफर की फैक्टर? ट्रांसफर क्यों होती है, बिकॉज अरे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इसके बदले में कुछ ले कोई ना रही है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कपल है बच्चों, आई थिंक ये लास्ट है। नहीं है, फाइन लास्ट नहीं है, पहले वाला हमने कौन पढ़ा, कपल तो लास्ट है ना ये। क्या? अच्छा वो कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स, चलो ठीक है, उसे भी कंसीडर कर सकते हैं या इसी का बच्चा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, बोलो जल्दी से, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? या तो वो कंजप्शन के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए हो, ठीक है ना। अच्छा कंजप्शन के लिए जैसे एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि मिल्क परचेज किया किसने, हाउस होल्ड ने। या इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होगा, मशीनरी परचेज करी एक फार्म ने। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों, जो आपके कौन होते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं, कौन होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स ना ही तो उनको बेचा जाता है वापस से, ना ही उनको फर्दर क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है ना। हाँ अपने घर पे कुछ भी करो तुम उनका, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब उसे बेचने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, उसकी फॉर्म चेंज करके, उसकी यूटिलिटी चेंज करके उसके बेचने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अपने घर पे तुम मिल्क लेके आओ, मिल्क फाइनल है, अब तुम उससे मिल्क से क्या बनाओ, बटर बनाओ, चीज बनाओ, है ना, कुछ भी खोया बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स, कौन से गुड्स, जिनको या तो वापस से क्या करेंगे हम, बेचेंगे, या फिर उनको फर्दर क्या करेंगे, प्रोडक्शन में काम में लेंगे, बशर्ते एक ही साल के अंदर। अगर एक ही साल के अंदर नहीं लिए तो क्या बन जाएंगे, फाइनल बन जाएंगे, है ना। अगर तुमने इस साल में, भाई इस साल में तो वो यूज हो नहीं पाए, इंटरमीडिएट तो है नहीं, और फाइनल तुमने इन्हें माना नहीं, मान लिया तो ये तो लावारिस हो जाएंगे भाई, कहीं तो काउंट करके चलोगे इन्हें, ठीक है ना। तो अगर इस साल में नहीं यूज हुए तो फाइनल मान लेंगे, और अगर इसी साल में यूज हो गई ये तो इंटरमीडिएट है। अच्छा रीसेल के लिए जैसे वही मिल्क किसने परचेज किया है, डेयरी शॉप वाले ने, वापस से बेचने के लिए हमारे पड़ोसियों ने खरीदा है, ठीक है ना। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अभी ये सावरिया ने खरीदा है क्या करने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए, तो उनके लिए क्या है, ये इंटरमीडिएट है। सारे बच्चे बताओ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या नेशनल इनकम में आती है क्या? नहीं आएगी। नहीं पहले मैंने बताया कि ये बात आपको बताया है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नहीं बताया। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आती, जस्ट ओनली एंड ओनली केवल किसको काउंट करके चलते हैं आप लोग, फाइनल गुड्स। व्हाई नॉट इंटरमीडिएट, इन्फ्लेट कोई ना करनी है अपनी नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट की भी ले लीजिएगा, फाइनल की भी ले लीजिएगा। तो फिर तो ऐसे तो सुनो ना, एक गाड़ी के अंदर सारे कंपोनेंट लगे हुए, सबको जोड़ लो, फिर गाड़ी को जोड़ लो, इसी काम में रहेंगे हम तो बस, ठीक है ना। और दूसरों को ऐसे चाइना को दिखा दो, देखो हमारी इनकम कितनी है, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। अभी सुनो बच्चों, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, किसके बारे में, इंटरमीडिएट पॉइंट्स के बारे में, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। ये आम तौर पर जो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, आम तौर पर इसको मत भूल जाना, जनरली ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, कहां पे रहते हैं, यानी कि आमतौर पर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदती है। लेकिन ध्यान रहे, हर एक गुड जो एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदा है वो इंटरमीडिएट नहीं होता, फाइनल भी हो सकता है। जैसे कि एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से मशीन परचेज करे, यस और नो, तो ये बच्चों क्या नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड
नहीं है, ये क्या है, फाइनल है, बिकॉज ये तो किसके लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बात और आप बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वैसे तो आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर गुड के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि फाइनल रहेगा क्या इंटरमीडिएट रहेगा, उसके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूज केस कैसा है, जैसा उसका यूज केस वैसे उसको गुड क्या करेंगे हम ट्रीट करेंगे। बात समझ में आ रही है, जैसा डाटा वैसा चाटा, मतलब जैसे बताएगा, वो बोला मिल्क किसने परचेज किया, हाउस होल्ड ने, तो फाइनल है। मिल्क किसने परचेज किया, डेयरी शॉप वाले ने, तो इंटरमीडिएट है। मिल्क सावरिया ने परचेज किया तो भी इंटरमीडिएट है। वो डिपेंड करता है कि यूज केस क्या है, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनकी डिमांड कैसी होती है, डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड बोले तो जो इनसे जो फाइनल गुड बनते हैं ना उनकी डिमांड होती है, तो इनकी भी डिमांड होगी भाई। जो अरे लेट्स सपोज शुगर है, शुगर की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या शुगर केन की डिमांड नहीं बढ़ेगी क्या, शुगर केन क्या है, इंटरमीडिएट है किसके लिए, शुगर के लिए, तो अगर शुगर की डिमांड बढ़ेगी तो शुगर केन की भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बोला भी था, सावधान इंडिया, ठीक है ना, इंडिया फाइट्स बैक। कह रहे कि जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, व्हीकल्स, टैंकर्स एक्सेट्रा, जो गवर्नमेंट परचेज करती है मिलिट्री के पर्पज से, किसके पर्पज से, तो ये बेटा किसकी कैटेगरी में आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये किसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहे हैं। अगर यही चीजें जैसे ये है, ट्रक है, ट्रक एक ट्रांसपोर्टर खरीदे, तो बोलो फिर ये क्या बनेगा, फाइनल होगा, बिकॉज वो उसके किसके पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, किसके पर्पस से, बिल्कुल। और कह रहा है कि जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की वो किसमें मर्ज हो जाती है, फाइनल में मर्ज हो जाती है, किसमें मर्ज हो जाती है, वही वाली बात जो भी थोड़ी देर पहले बोली थी, दैट्स व्हाई जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, उसकी डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि फाइनल में वो ऑलरेडी आ चुका है तो हम अलग से नहीं लेंगे। समझा क्या तुम्हें, ठीक है। वो एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, किसका, टायर का एग्जाम्पल लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, कैसे क्लासिफाई करेंगे इंटरमीडिएट को और फाइनल को, अरे बताया तो कितनी बार बोलोगे, उसके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने उसे यूज कैसे किया है। फाइनली एक बात को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। एक नोट ये देख लो, हालांकि ये भी हमने देख लिया, क्या लिखा है बताना, येलो वाला नोट देखो, येलो येलो डर्टी फैलो, जल्दी देखो कि अगर एक साल के अंदर यूज कर लिया तो इंटरमीडिएट, और नहीं यूज किया तो फाइनल ट्रीट कर लेंगे उसे। मैंने एग्जांपल किसका दिया था, टच पैड का, किसका एग्जांपल दिया था, लैपटॉप की टच पैड का। इसी साल में जितनी टच पैड आपने लगा दी, असेंबल कर दी लैपटॉप में, वो तो इंटरमीडिएट है, और जो टच पैड लग नहीं पाई वो फाइनल है, ठीक है ना। मन भैया फिर अगली बार कैसे करेंगे, अरे समझाया तो था बेटा, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, बिकॉज वो तो पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था ना, तो इस साल उसे हटाओ, वो आगे की बात है, फिर वापस से फिर बताऊंगा, आज बताइए फिर भी बताऊंगा। ये सारे कुछ कुछ किया था हमने यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। पहले एक बार पूरा चार्ट पे आ जाओ इसकी, ठीक है ना, बिना देखे। गुड्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, अब बताओ ना, बहुत अच्छे बच्चे हो ना आप, ऐसी मंदी मंदी आवाज में नहीं बोलते ना, अच्छे से बोलो, नलायक को बोल दो। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। अच्छा, जो फाइनल होते हैं, फाइनल के भी फर्दर कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक कंजप्शन गुड, दूसरा कैपिटल गुड। जो कंजप्शन है ये और भी नालायक निकला, इसके चार बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, चार बच्चे, छह कौन बोला रे, कुछ भी अपने मन से दो तुमने अपने घुसेड़ दिए इसमें, नालायक को, चार है, कितने हैं, चार। पहला ड्यूरेबल नॉट, ठीक है ना, वन मोर टाइम, ए कुछ और मत बोल छपरी, ही कर रहा है इधर से, चलो बोलो, ड्यूरेबल, खत्म। और कुछ भी है क्या, नहीं और कुछ भी है क्या, नहीं है ना। चलो जल्दी से बताओ, कंजप्शन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, पहले तो बताओ किसके बच्चा होता है, कंजप्शन गुड किसका बच्चा होता है, फाइनल का।
कंजप्शन गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स, ये वो फाइनल गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड या कंज्यूमर, जो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, कंज्यूमर के द्वारा फाइनली। से यस और नो। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा है यहाँ पे ब्रेड बटर शर्ट पैंट टेलीविजन फर्नीचर एक्सेट्रा। इनमें भी देखो कुछ एग्जांपल ऐसे मैंने लिख के भी बताए थे यहाँ पे। ब्रेड बटर क्या है, हाँ बेटा सेमी ड्यूरेबल, ये क्या करता है ना, एक साल में खाता है, हो जाता है ना, ठीक है। ब्रेड एंड बटर ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल है, कैसे है, अरे बताए तो था, तुम कैसे बोल सकते हो, ये एक झटके में या तो अंदर है या बाहर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है शर्ट, शर्ट बोलो, लिखा भी है सेमी ड्यूरेबल। पेन, टेलीविजन, फर्नीचर, बिल्कुल। कंजप्शन गुड्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो भी हमने बोला, ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग एंड जिनका जो टाइम स्पैन होता है लॉन्ग होता है, जो अगेन अगेन क्या कर सकते हैं आप, यूज, ऐसे नहीं एक झटके में खत्म, एक झटके में खत्म नहीं होते भाई, ठीक है ना। ड्यूरेबल गुड्स ये बार बार यूज में आएंगे। ए तू मेरे पास देखना, तू उसको क्या बता रहा है, नालायक, उसको उसको चल एग्जांपल। नहीं इसको कह के भेजूंगा, वहीं छोड़ के आएगा ये तेरे को। ड्यूरेबल गुड्स हो गए। नेक्स्ट है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल कैसे होते हैं, जिन, क्या आधे में खत्म हो जाते, क्या बोल रहा था, जिनकी लगभग लगभग लाइफ कितनी होती है, एक साल होती है, कितनी होती है, अरे एग्जाम्पल तो दो, एग्जाम्पल तो दो। हाँ थोड़ा मर्यादा में रह करके, इधर उधर मत जाना, कभी इधर उधर निकल जाओ। हाँ जी बिल्कुल, आगे चलो। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हाँ तो एग्जाम्पल बता, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनका वन टाइम यूसेज होता है, क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो, इनको एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। मिल्क ब्रेड फूड ग्रेन्स पेपर एक्सेट्रा, खत्म हो गया टॉपिक। नेक्स्ट है सर्विस पे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ सर्विस पे। ये नॉन मेटेरियल गुड्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटेरियल गुड्स होते हैं, इनको ना देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, ना मेजर किया जा सकता, इनको जस्ट महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। मुझे पता है तुम पूरा फील ले रहे हो, इधर देख लो बस। अच्छा टेंजिबल्स होते कि इंटेंजिबल्स, नहीं नहीं बता ही दो, आज तो बताना ही पड़ेगा आपको, बोलो टेंजिबल की इंटेंजिबल, क्या मेजर कर सकते हैं क्या, टच कर सकते हैं क्या, बोलो छू के देख सकते हैं क्या, अरे भैया कभी हिंदी में बोल रहे कभी इंग्लिश में, एक ही तो बात है, क्या इनको महसूस कर सकते हैं क्या, हाँ इनको महसूस कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों, अभी तो हमने कंजप्शन और उनका क्लासिफिकेशन देखा है, अभी आ जाते हैं कैपिटल गुड्स पे। किस पे आ जाते हैं, कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मशीनरी वगैरह, मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं, आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, इनकी एक मतलब इनकी एक लाइफ स्पैन होता है कि नहीं होता है, किनका, कैपिटल का, होता है कि नहीं होता है, अरे इनकी एक यूजफुल लाइफ होती है ना, क्या इन पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या, अरे हाँ या ना में बोलो तो सही, क्या इनको रिपेयर की जरूरत है क्या, क्या रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत होती है क्या, क्या ये अपनी एग्जिस्टेंस खोते हैं क्या, कुछ भी बोल रहे हो, नहीं ये अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खोते। क्या ये फाइनल गुड में मर्ज हो जाते हैं क्या, नहीं 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 ये मर्ज नहीं होते, है ना। लेकिन क्या इनकी साल्वेज वैल्यू भी होती है इनकी, ये क्या बोला आपने, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू समझते हो, भंगार में बिकते हैं क्या बाद में, कोई मशीन ली है वो खराब हो गई, अब भंगार में बेच देंगे ना बिडू, इधर देखो, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इनकी डिराइव डिमांड होती कि नहीं होती है, इनसे बनने वाले जो गुड्स है अगर उनकी डिमांड होगी तो इनकी भी डिमांड होगी, बेटा मैं तो डिमांड पूरी कर दूंगा, आगे देख ले। हाउ टू
सुन ले क्या कितने गंदे बच्चे हो, सुबह सुबह आए नालायक। हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कैसे क्लासिफाई करोगे? अरे अगेन उसके यूज केस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वही मशीनरी है ना, अगर तुम आपके घर पे लेके आओ, ठीक है ना, तो बच्चों को क्या रहेगा, वो फाइनल रहेगा। लेकिन अगर वही मशीनरी कोई बंदा किसके पर्पज से लेके आए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेके आए, तो क्या होने वाली है, कैपिटल। क्या फाइनल तो रहती है बेटा, कैपिटल क्या रहेगी, कैपिटल। अच्छा मेरे को एक एग्जांपल आ रहा है, नया सा एग्जांपल याद आ रहा है, मैंने अभी अभी देखा एक जगह। बेसिकली क्या होता है ना, वो ठीक है, वो एक वो चीज होती है कुछ करके, नहीं हाँ, नेट आती है, नेट, नेट समझते हो आप? अबे हाँ, जाली वाली नेट, ठीक है, वो एक वाइट कलर की आती है, उसपे कुछ तो वो कलर करते हैं, है ना। अब भैया वो लड़कियों के अपने शौक होते हैं और डाई करते हैं, तो हाँ हाँ ऐसी नेट आती है, वो दुपट्टे वाली, दुपट्टे वाली। अब वो क्या है कि अब वो क्या करते हैं कि वो तुम्हें कलर से मैच करना, तो कलर अगर मार्केट में बने बनाए कलर नहीं मिलते, तो वो तो कलाकारी होती है, वो बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल क्या देने वाला हूँ, तुम वॉशिंग मशीन अपने घर पे लेके आए, सुनो ना, तो बोलो क्या है, बोलो ना, फाइनल, फाइनल है, और कौन है, कंजप्शन है। कंजप्शन में भी कौन है, ड्यूरेबल है, कौन है। मैंने देखा एक मार्केट में जाकर के, वो अपनी सिस्टर की कुछ तो उसकी स्लीव्स वगैरह थी, तो वो कराई थी, तो वो कुछ तो कलर वगैरह डाल के करते हैं, बाद में फिर उसे वो क्या करते हैं, ड्रायर करते हैं। वो लेके आया वो वॉशिंग मशीन, उसमें वो ड्रायर भी है, वो सब कुछ। अब बोलो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो क्या है, कैपिटल गुड्स से, क्या है तो फाइनली, फाइनल का कौन सा बच्चा है, कैपिटल। बात समझ में आ रही है आपको? चलो ये पूरा बच्चों हमने देख लिया, अभी तक ये तो देखा हमने, थैंक यू नहीं बोलते, ऐसे गंदी बात होती है, ठीक है, ऐसे कोई ना बीच में थैंक यू बोलते हैं, गंदे बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। नेक्स्ट है बच्चों, अब ट्रिपल्स में चलेंगे। अब यहाँ पे कौन भी आ गया बीच में, अमरीश पुरी भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा तीनों का अपना अपना अमरीश पुरी है, तीन पिक्चर अलग अलग चल रही है, तीनों में अमरीश पुरी अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। एक में डेप्रिसिएशन का रोल प्ले कर रहा है, एक में बोल दो ना, एक में एनआईटी का रोल प्ले कर रहा है, और एक में एनएफआईए का रोल प्ले कर रहा है। आज तो बता ही दो आप, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में कौन, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अच्छा ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो आपने टोटल खर्चा किया है, जो आपने कैपिटल गुड्स पे जो टोटल खर्चा किया है, वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन एक्चुअल में एट द ईयर एंड कितना आपके पास वो एड ऑन रहा है, मतलब वो घट घुटा करके डेप्रिसिएशन, वो होती है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सप्लेन कर सकते हो? It refers to the fall in the value of fixed asset due to the normal wear and tear, passage of time और obsolescence of technology, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ, बहुत सिंपल बहुत आसान, कि अगर आपको ग्रोथ से नेट पे जाना हो, किस पे जाना हो, ग्रोथ से नेट पे जाना हो, क्या कीजिएगा आप? ए प्लस कौन बोला, माइनस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे यार, सिंपल बात है, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो माइनस डेफ करेंगे यहाँ, ठीक है ना। अच्छा वापस से नेट से ग्रोथ पे आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये हो गया। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन के कई सारे नाम बता दो, ये लिखे हुए देखो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, मतलब नहीं बता रहा हूँ, बताया था जब मेन, उसमें हमने जब मेन क्लास में देखा था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एनआईटी, ये अभी दूसरी पिक्चर चालू हुई है अमरीश पुरी वाली, ठीक है ना। अच्छा ये किसके बीच का अमरीश पुरी है, राज और सिमरन तो ठीक है, लेकिन वो राज कौन है, फैक्टर कॉस्ट, सिमरन कौन है, मार्केट प्राइस, और दोनों के बीच में कौन, अमरीश पुरी बोले तो कौन, एनएफआई कुछ भी, ए भाई दूसरी पिक्चर का विलेन मत घुसेड़ यहाँ पे, गड़बड़ हो जाएगी, जानी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे मत करते, ठीक है ना। सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, अरे अंकल, ठीक है। एनआईटी बोले तो कैसे निकलता है एनआईटी, आईडीटी माइनस सब्सिडी, क्या होता है एनआईटी बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो फैक्टर कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट को आपको मार्केट प्राइस पे लेके आना है, तो इसमें टैक्सेस जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं जोड़ने पड़ेंगे,
लेकिन एक बात बताऊं, किसी को मत बताना, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो क्या करेंगे बोलो? माइनस करके चलेंगे। आपने 1 लाख रुपए का टैक्स दिया है, गवर्नमेंट ने आपको बोला है बच्चे जा जी ले अपनी जिंदगी 20,000 सब्सिडी लेके जा, तो आप कितने जोड़ोगे उसमें? 80 जोड़ोगे। बात समझ में? 80 कैसे लेके आए आप? आईडीटी माइनस सब्सिडी। आईडीटी कितने का? 1 लाख का। 20,000 की सब्सिडी। नेट कितना पे किया आपने? अच्छा, आपकी कॉस्ट आई थी 2 लाख रुपए, फैक्टर कॉस्ट। उसमें आप एनआईटी एड ऑन करोगे कितना? 80,000 का, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा कितना? 280। और मार्केट प्राइस से वापस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो माइनस कर दो क्या? एनआईटी। बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सारा कुछ हो गया बच्चे, सब कुछ बोल दिया। ये सारा पता है आपको? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, सब्सिडीज क्या होती है। इनडायरेक्ट चलो बता ही दो, कोई बात नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट हो सकता है क्या? हाँ या ना में जल्दी जवाब दो। हाँ हो सकता है। फाइनली किसके ऊपर होता है? यहाँ पे बर्डन किसी की और के ऊपर होता है और इंसिडेंस किसी और के ऊपर होता है। सारी बात पता है आपको। इसके एग्जाम्पल कौन सा? जीएसटी। मैंने सोचा कोई नया टैक्स लेके आया है। जीएसटी, ठीक है ना? हाँ जी। सब्सिडीज अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत की थी। ये डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प होती है जो गवर्नमेंट पे करती है प्रोड्यूसर को टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है। अच्छा, कौन अपोजिट होता है? ये जो सब्सिडीज होती है, पहले ये बताओ, ये अपोजिट होती है कि टैक्सेस के? क्यों होती है? कुछ भी भाई, ये टैक्स देते हैं, सब्सिडी लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे किया है, मतलब ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट होती है। क्या होती है? फैक्ट्री कॉस्ट होती है बेसिकली, ठीक है ना? मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो होता है जिस रेट में मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिकता है। और फिर ये लिखा है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए जो भी आपने बोला एनआईटी प्लस करेंगे, वापस आने के लिए माइनस एनआईटी। और लास्ट एडजस्टमेंट बच्चों, नाम तो सुना ही होगा, NFIA, net factor income from, how can we calculate this? फीफा माइनस, बेटा फीटा माइनस फीफा मत कर देना, फीफा माइनस फीटा, वरना उल्टा लग जाएगा, समझा क्या? हाँ जी, फीफा माइनस फीटा। बोले तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा, ये किसके बीच का अमरीशपुरी है? डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक इनकम सारे बच्चों को पता है। डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए अपन लोग किसका यूज करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी का यूज करेंगे। और नेशनल इनकम निकालने के लिए अपन लोग किसका यूज करेंगे? नेशनल, जो आपका नॉर्मल रेसिडेंट है उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और अगर अपने को डोमेस्टिक से किस पे जाना है? नेशनल पे जाना है, तो बोलो NFI का क्या करने वाले हैं हम? वेरी गुड बेटा, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, बड़े पे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। और वापस से छोटे में आने के लिए सिंपल बात है कि नहीं है? अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने इधर देखा है कि NFIA में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब NFIA पॉजिटिव रहेगा, जब NFIA पॉजिटिव रहेगा तो नेशनल इनकम ज्यादा आएगी किससे? डोमेस्टिक से। और जब NFIA नेगेटिव रहेगा उस केस में क्या होगा बोलो? नेशनल इनकम कम आएगी किससे? डोमेस्टिक इनकम से, बिकॉज वो निगेटिव फैक्टर बन जा रहा है, तो वो कम कर देगा डोमेस्टिक को, मतलब डोमेस्टिक इनकम को और कम करके नेशनल बनाएगा। और अगर वो जीरो है फिर तो राज जो सिमरन है वो किसकी हो गई? अमरीश पुरी गया तेल लेने। बात समझ में आ रही ना? बिकॉज NFIA क्या है? जीरो। से नो। अच्छा, एक बात बताओ, जो NFIA जीरो हो सकता है, दो केस बताओ कब कब हो सकता है? या तो जितना फीफा है उतना ही, ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। या वेरी गुड, अरे वाह, आज तो वर्मा जी पूरा बढ़िया खेल रहे हैं। या तो क्या हो? क्लोज्ड इकोनॉमी हो। क्या हो? क्लोज्ड इकोनॉमी हो। बात समझ में आ रही है आपको? अरे हाँ तो बोलो। अच्छा मुझे बताओ, जो NFI है वो पॉजिटिव कब रहने वाला है? बहुत सिंपल बोलो, थोड़ा टेक्निकल करके। जब फीफा ज्यादा होगा, whenever FIFA is greater than feta, then NFIA is positive. Whenever FIFA is less than feta, then NFIA becomes negative. And last one is whenever FIFA is equal to feta, then NFIA is equal to 0. मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें कवर कर ली यहाँ पे।
अच्छा ये और बता दो कि जो वो होता है फीफा होता है, फीफा क्या होता है? जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया है, हमारे लोगों ने बाहर से कमाया बशर्ते वो बाहर 1 साल से कम रहे। और फीटा क्या होता है? जो बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ से कमाया है बशर्ते वो 1 साल से कम रहे हो हमारे यहाँ पे। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, देखो। शाबाश, बहुत बढ़िया। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। दूसरा तरीका भी एनएफआईए निकालने का। भाई अगर हम बाहर जाएंगे या बाहर वाले लोग यहाँ पे आएंगे तो नॉर्मली पैसा कैसे कमाएंगे वो? या तो वो जॉब करेंगे, और सारे बच्चों को तो जॉब करके क्या मिलता है? कॉम्पनसेशन मिलता है। क्या मिलता है? पेरोल। ओवरऑल पेरोल को क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन बोलते हैं। उसको नेट बेसिस पे ले लो। किसको ले लो? किस पे ले लो? यानी कि जो हमारे लोग जॉब से कमा के लेके आए हैं और जो हमारे यहाँ से लोग जॉब करके कमा के लेके गए हैं, वो नेट बेसिस पे ले लो। एक बात पैसा कमाने का। और दूसरा लीगल तरीका क्या हो सकता है? हमारे लोगों ने बाहर जाके बिजनेस किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, और उनके लोगों ने हमारे यहाँ पे किया। उसे नेट बेसिस पे ले लो। किस बेसिस पे ले लो? पहले वाले में प्लस कर दो। बात समझ में आ रही है? अच्छा सेकंड वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट वगैरह सब आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, रिटेन अर्निंग नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? नमन भैया ले सकते थे क्या उधर? अरे चाहते तो ले सकते थे, अब क्या है इन्होंने अलग दे दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे उसमें ले लो चाहे अलग से ले लो उसे। डिविडेंड तो ऊपर कवर कर लिया, लेकिन जो बच गया रिटेन अर्निंग जो बच गई, ठीक है ना, जो कंपनी ने रोक के रख ली, नेट बेसिस उसको भी ले लो और बस तीनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो क्या आ जाएगा आपका? एनएफआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनएफआई। एनएफआई इज इक्वल टू व्हाट? सेकंड मेथड जो अल्टरनेट मेथड होता है, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस net income from property and entrepreneurship, and the third one is plus net retained earning। इसी के साथ साथ ये एनएफआई कैलकुलेट कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से। और यहीं पे हमारा बच्चों चैप्टर भी, इसका रिवीजन भी क्या हो जाता है। वापस से एक बार फिर जाते जाते आपको बोलना चाहता हूँ, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई और वापस आने के लिए माइनस एनएफआई। बात समझ में आ रही है आपको? चैप्टर हमारा बच्चों क्या हो गया है? खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल होगा टेस्ट। अब टेस्ट पिछले वाले चैप्टर का होगा या इसका होगा या दोनों का कंबाइन होगा, वो मैं बताऊंगा घर पे जाकर के, टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। ठीक है ना? तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे मैं इसका टेस्ट बनाऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन देने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है ना? तो उसके बेसिस पे मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। ठीक है ना? टेलीग्राम पे आप देख लेना 9th का होगा या केवल 10th का होगा, 9th का बाद में कैसे भी है, दोनों का कंबाइन होगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।